ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ऑप्टिमम मीन्स परफेक्ट, जिसमें आप चाहते हो कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। तो जब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो जाती है अगर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हुए, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या क्या फीचर्स होनी चाहिए, ये क्वेश्चन कभी कभार 2 नंबर में भी आ जाता है और ये अलग से भी आ जाता है। तो ये आपको फीचर्स इसके याद करने हैं। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। जो भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आप उसमें कोशिश करो कम से कम सोर्सेज को इंक्लूड करो। जैसे कि आपने 2 ले लिए, इक्विटी और डेब्ट, या आपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ले लिया, या आपने प्रेफरेंस और डिबेंचर ले लिया। कोई भी लो, इजी रखो ताकि सभी उसको समझ सकें। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर आपको कभी कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना पड़ता है तो इजीली आप चेंज कर पाओ, आप रिजिड ना हो जाओ। मिनिमम रिस्क, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फर्म में रिस्क कम लें हम। रिस्क कम कैसे हो पाएगा? जब आप डेब्ट कम रखोगे। डेब्ट हमें रखना चाहिए, लेकिन डेब्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए अगर हमें रिस्क कम रखना है तो हमें डेब्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विटी को लो रखना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी जो के ऊपर एक्सपेक्टेशन रिटर्न की ज़्यादा होती है तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर रेट कम होता है तो हमें डेप्ट ज़्यादा रखना चाहिए अगर हमें अपनी कॉस्ट को कम करना है। सफिशिएंट लिक्विडिटी का मतलब है हमारे पास इतने पैसे भी होने चाहिए जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैश होनी चाहिए ताकि हम इंटरेस्ट की पेमेंट कैश में कर सकें। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है तो उसके बाद उसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी तो हमें डेप्ट को ज़्यादा रखना है। अगर हमारी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिख रही है कि कम है तो हमें डेप्ट ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, तब हमें इक्विटी ज़्यादा रखना चाहिए। रिटेनिंग कंट्रोल, अभी बताया था मैंने कि रिटेनिंग कंट्रोल मीन्स अगर हम अपनी फर्म का कंट्रोल अपने ही हाथों में रखना चाहते हैं तो हमारी प्रेफरेंस डेब्ट की रहना चाहिए, क्योंकि डेब्ट जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं फर्म के, वो फर्म के ओनर नहीं होते हैं। लेकिन जो शेयर्स होते हैं, अगर आपके शेयर्स फर्म में बढ़ रहे हैं, अगर आप शेयर ज़्यादा इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कंट्रोल बाकी लोगों के हाथों में देते जा रहे हो। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, जो ये टर्म लोन होते हैं, टर्म लोन जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें वो भी ध्यान रखना है। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हुए ऑप्टिमम तभी होगा जब रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी और आप फ्लेक्सिबल होंगे। लास्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स। सेबी की गाइडलाइंस, जो कि हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो हमारे लिए गाइडलाइंस इशू करता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी। तो हमें उन गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना है जब भी हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने लगे। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहला है साइज ऑफ फर्म। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। साइज ऑफ फर्म में आप क्या बताएंगे? आप ये कहेंगे कि अगर बिजनेस स्मॉल है, स्मॉल बिजनेस वाले जब हम लोन लेने जाते हैं तो उनको लोन लेने में परेशानी होती है, फर्म रेज करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में वो अपना पैसा लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर फर्म का साइज बड़ा है तो उनको लॉन्ग टर्म लोन लेने में भी आसानी रहती है। सेकेंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर अर्निंग स्टेबल है हमारी फर्म की तो ही हमें डेब्ट रेज करने चाहिए, अपना डेब्ट इशू करने चाहिए। अगर हमारी स्टेबिलिटी नहीं है अर्निंग्स की तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तब हमें इक्विटी इशू करना चाहिए। डिग्री ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको इक्विटी ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि आपको कंपटीशन में compete करना है तो रिस्क आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डेब्ट में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट हमें देना ही देना पड़ता है। तो अगर कंपटीशन ज़्यादा है आप इक्विटी ज़्यादा इशू करेंगे। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फर्म, इसमें आप ये बताओगे कि जब भी हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की फर्म की तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। अगर हम स्टार्टिंग की स्टेज, इनिशियल स्टेज की बात करें तो वहां पे आप इशू करेंगे इक्विटी, क्योंकि हमें रिस्क कम लेना चाहिए। अभी फर्म की शुरुआत है तो हमें रिस्क कम लेकर और रिटर्न ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर फर्म मैच्योरिटी स्टेज पे है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हम ज़्यादा इशू कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो हमें देखना है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब है कि हम
इस रेशो में ये निकालते हैं कि फर्म की कैसी कैपेबिलिटी है कि जिसके ऊपर भी उन्हें फिक्स इंटरेस्ट देना है। फिक्स इंटरेस्ट देने के लिए फर्म के पास पैसे हैं या नहीं है। कैपेसिटी टू मीट फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जाम्पल डेब्ट, अगर उनकी कैपेसिटी है फर्म की, यानी उनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है, यानी उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उन्हें डेब्ट ज़्यादा इशू करने चाहिए। कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है तो आप बिना देखे डेप्ट इशू कर दो। डेप्ट इशू कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारी कैश फ्लो एबिलिटी कैसी है। कैश भी होनी चाहिए फर्म्स के पास उन चार्जेस को मीट करने के लिए, तो तब वो डेप्ट इशू करें, नहीं तो वो डेप्ट इशू करने के लिए रुक सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कॉस्ट मिनिमम रखनी है बट डिग्री ऑफ रिस्क इज मैनेजेबल लिमिट, तभी आप डेप्ट इशू करेंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी रखना चाहते हैं। कॉस्ट हम ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो इक्विटी को इशू करेंगे, अगर हमें कम रखनी है कॉस्ट तो हम डिबेंचर इशू करेंगे। रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो हमें हायर द एडवांटेज। देखो मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। अगर कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा है, जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट आउटले है 10 लाख का, ठीक है। अर्निंग्स हमारे पास हो रही हैं, अर्निंग्स है हमारे पास 2,50,000 की, 2,50,000 की अर्निंग्स हैं। और दोनों ही केसेस में, दो केसेस ये क्या बना रखे हैं कि फर्स्ट अल्टरनेट है कि अगर कंपनी 11% डिबेंचर इशू करती है, और सेकंड केस है अगर कंपनी 11% प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले फर्म इंटरेस्ट देती है। ये सीक्वेंस हमेशा सेम रहती है बच्चों, ये आपको याद करनी है कि जब हमें अर्निंग्स दी होती हैं सबसे पहले हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, इंटरेस्ट के बाद हम टैक्स देते हैं, टैक्स के बाद हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देते हैं, और बाद में जो बच जाता है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो जो कंपनी की अर्निंग्स है सबसे पहले इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट किस पे आएगा? डिबेंचर्स पे। वो लेस किया, अर्निंग्स बच गई 1,40,000 फर्स्ट केस में, 2,50,000 दूसरे केस में। अब आप देखोगे कि टैक्स कितना देना पड़ रहा है। टैक्स की रेट तो 45% सपोज कर ली हमने, तो जिसमें हमने डिबेंचर इशू किए थे उसमें हमें 63,000 टैक्स देना पड़ रहा है। किस पे निकलता है? इस बचे हुए अमाउंट पे, 1,40,000 पे। इस केस में टैक्स भी 2,50,000 पे निकलेगा, तो 1,12,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। देखो इस केस में आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ रहा है, इसमें हमें टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो अर्निंग्स जो टैक्स के बाद बच रही हैं वो भी हमारे पास ज्यादा है। किसके लिए? जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं लास्ट में। लेकिन अगर आप देखोगे प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अमाउंट बच रहा है वो किस केस में ज्यादा है? जहां डिबेंचर जब हमने इशू किए थे, जहां प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, वहां पर इक्विटी के लिए कम बच रहा है। तो ये चीज हम ये शो करना चाहते हैं कि जब भी अगर हम बात करते हैं टैक्स रेट की, कॉर्पोरेट टैक्स की, तो कॉर्पोरेट टैक्स के केस में वो भी अफेक्ट करता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो इसीलिए हमें कॉर्पोरेट टैक्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिटेनिंग कंट्रोल। रिटेनिंग कंट्रोल का मतलब अगर हम कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं ज़्यादा तो हमें डेब्ट इशू करने चाहिए, लेकिन डेब्ट की भी एक लिमिट होती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी को माइंड में रखना चाहिए जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ताकि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर पाए। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट कंडीशन। कैपिटल मार्केट कंडीशंस भी अभी बताया था मैंने कि अगर कैपिटल मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है तो नो इक्विटी देन यू शुड इशू डिबेंचर। क्योंकि डिप्रेशन चल रहा है, मार्केट डाउन जा रही है, तो उस केस में हमें इक्विटी इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी वालों को ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। अगर बूम सिचुएशन है तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें इक्विटी इशू करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी हमारी इतनी अच्छी कि हम इक्विटी शेयर को ज्यादा अर्निंग्स दे सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी गुडविल अफेक्ट होती है। 12th है क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म। अगर फर्म की गुडविल अच्छी है मार्केट में तो दे कैन रेज फंड्स एनी टाइम। उनको कभी भी मार्केट में जाएंगे, किसी से भी उधार लेना है, उधार मिल जाएगा, तो उनको अपने पास इतना पैसा रखने की जरूरत नहीं होती है। तो क्रेडिट स्टैंडिंग कैसी है फर्म की, वो देखने के बाद भी हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई लोन दे रहा है आराम से तो आप ले लो, डेब्ट में पैसा लगा दो, नहीं तो अपना पैसा लगाना ज्यादा बेटर है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे मैं अलग से समझाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट जैसे कि गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है या सेबी की कोई गाइडलाइंस हैं, तो हमें उन्हें भी ध्यान में रखना है जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब भी हम कोई फंड रेज करते हैं, चाहे हम शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं, कुछ कॉस्ट स्टार्टिंग में बियर करनी पड़ती है, जैसे अंडर राइटर को पैसा देना पड़ेगा या एजेंट को देना पड़ रहा है कमीशन। तो वो उन सब में जो कॉस्ट है किसकी सबसे कम होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट डेब्ट की सबसे कम होती है, तो उसको हम ध्यान में रख सकते हैं। लीवरेज रेशियोज, लीवरेज रेशियो का मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो का कंपैरिजन भी हमें करना चाहिए। जब हम अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं तो हमारी सेम इंडस्ट्री में जो और कंपनीज हैं उन कंपनीज के साथ हमें अपने डेब्ट इक्विटी रेशियो का कंपैरिजन करना चाहिए। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ध्यान में रखना है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका नेचर कैसा है। अगर वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो इक्विटी खरीदेंगे, इक्विटी शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं। अगर हमारे इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन वो लोअर रिटर्न में सेटिस्फाइड है तो वो हमारे डिबेंचर भी खरीद लेंगे। लेकिन अगर वो हायर रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हायर रिस्क हायर रिटर्न, तो वो इक्विटी शेयर परचेज करना चाहेंगे। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसे हमारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं। 18 कंसल्टेशन विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड लेंडर्स। जो और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं और जो लेंडर्स हैं जो उधार दे रहे हैं, हमें उनसे कंसल्ट जरूर करना चाहिए जब भी हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट ऐसी है कि जो ये चाहती है कि हमें रिस्क लेना चाहिए, जब हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमारा रिटर्न भी ज़्यादा होगा, तो फर्म में वो कहेंगे कि डेब्ट कैपिटल ज़्यादा रखो। लेकिन अगर हमारी फर्म इसकी अपोजिट है, वो कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो आपको फोर्स करेंगे कि आपको डेब्ट ज़्यादा नहीं रखना है, आपको इक्विटी ज़्यादा रखनी है। अभी बीच में मैंने एक कंसेप्ट छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्योंकि ये अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो ये वाला टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है। दैट मे बी इन शॉर्ट नोट और इन लॉन्ग क्वेश्चंस। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हमारे दो कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड लीवरेज। तो सबसे पहले देखिए लीवरेज क्या होता है। लीवरेज इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और सोर्स ऑफ फंड्स फॉर विच द फर्म हैज टू पे अ फिक्स्ड रिटर्न और फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है इक्विटी और डेब्ट से। अगर हम फर्म में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो उसे हम लीवरेज नहीं बोलते हैं। लीवरेज हम कब बोलते हैं? जब हम अपने इक्विटी शेयर्स के साथ डेब्ट भी ऐड कर देते हैं, डिबेंचर्स को भी ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब हमारी फर्म में लीवरेज है। इसी तरह से अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट मतलब हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है फ्लोटिंग कॉस्ट या फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट। ठीक है, दो तरह की कॉस्ट है हमारे पास, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल कह सकते हैं आप। वेरिएबल कॉस्ट जो हमें पता ही है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे कि रेंट हो गया, फिक्स्ड है, वो देना ही देना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हमारे सेल्स यूनिट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो अगर आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट में पैसा लगाते हैं, जिसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं, यानी आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट बियर करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट के साथ अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट भी लगा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं लीवरेज, यानी फिक्स्ड पार्ट होना चाहिए। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो उसमें फिक्स्ड रिटर्न, यानी जब हम डेब्ट में भी पैसा लगा देते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो दो कॉस्ट जो हमारी हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, वेरिएबल के साथ अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट भी यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीवरेज। अब इसी को टू पार्ट में हम बांट देते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। जब तक मैं इस कॉस्ट की बात कर रही थी, यानी जो दो कॉस्ट है, लीवरेज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विद वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो आप लगाते ही हैं क्योंकि वो तो करनी ही पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट के साथ अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर में, तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर इसी तरह से मैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूं तो लीवरेज रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ फिक्स्ड रिटर्न सोर्सेज ऑफ फंड्स इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। इसी को ही हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं तो आप सिर्फ इक्विटी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, आप डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर को भी साथ में लेके चलते हैं। अगर आपने इक्विटी शेयर के साथ डेब्ट और प्रेफरेंस
शेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया है, इसका मतलब हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने किया है, या फिर इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है। ठीक है, तो एज द कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट अफेक्ट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म, बट ये फैक्ट है, बट इट कैन अफेक्ट द शेयर ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आप ये ध्यान देंगे कि जितना भी हमने पढ़ा है उसमें हमारा मेन फोकस है कि हमें इस इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा देना है, क्योंकि कोई भी फर्म की वैल्यू उसकी ज़्यादा कब होती है, जब अपने इक्विटी शेयर होल्डर को वो ज़्यादा देता है, यानी वो ईपीएस ज़्यादा देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्म अच्छी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मोर द डेप्ट, जितना डेप्ट ज़्यादा होगा उतना लीवरेज ज़्यादा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे उतना ही ईपीएस भी ज्यादा होगा। कैसे होगा इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। अब हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। एक फर्म है जो कि पहले ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर था उसका, यानी उसके पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स उसने इशू किए थे 10 रुपए के, लेकिन अब वो फर्म 5 लाख और इशू करना चाहती है, यानी कि 5 लाख रुपए उसको और रिक्वायर्ड है फर्म के अंदर। तो उनके पास 3 अल्टरनेटिव है। पहला है कि वो 50,000 इक्विटी शेयर और इशू कर दे, दूसरा ऑप्शन है कि वो डेप्ट इशू कर दे 5 लाख का, जिसके ऊपर उनको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन है कि वो 5,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं 100 ईच, और जिसके ऊपर भी उनको 12% का डिविडेंड देना पड़ेगा। और अगर कंपनी की अर्निंग्स की बात करें, कंपनीज के पास जो अर्निंग्स हैं टैक्स देने से पहले वो हैं 8 लाख रुपए, टैक्स देना पड़ सकता है, टैक्स रेट है 40%। तो अब हम देखेंगे कि अगर उन तीनों में से कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अभी हम कह रहे थे कि कोई भी फर्म जो ईपीएस ज्यादा देता है वो बेस्ट फर्म है। तो हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। ईबीआईटी फर्म का तीनों ही केसेस में सेम था। तीनों फर्म्स में सबसे पहले उसने बताया है कि 2 लाख इक्विटी शेयर उन्होंने इशू किए हुए हैं, तो ये तीनों ही केसेस में हमारे पास हैं। और जो ये 8 लाख की जो उनकी फाइनेंसिंग है, ईबीआईटी है 8 लाख की, ये भी तीनों ही केसेस में सेम है। तो देखो तीनों केसेस में 8 लाख, 8 लाख और 8 लाख, अर्निंग सेम है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अर्निंग्स में से सबसे पहले हमें इंटरेस्ट देना होता है डेप्ट पे। तो अगर हम सेकंड केस को देखेंगे, जो डेप्ट फाइनेंसिंग वाला, उस पे इंटरेस्ट की रेट थी 12%। तो आप 12% जब आप निकालोगे किसका, 5 लाख का, डेप्ट कितने इशू कर रहे हैं हम, 5 लाख रुपए के, 5 लाख का 12% आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 60,000 रुपए। तो 60,000 इंटरेस्ट सबसे पहले हम लेस कर देंगे, और वो सिर्फ सेकंड अल्टरनेटिव में लेस होगा, क्योंकि बाकी दो में तो डेप्ट है ही नहीं। इसमें सारी इक्विटी थी, इसमें सब डेप्ट है, और इसमें प्रेफरेंस शेयर्स है। अब हमारे पास अर्निंग्स बच गई, फर्स्ट केस में 8 लाख रुपए, सेकंड केस में 7,40,000, थर्ड केस में 8 लाख। अगर हम टैक्स की रेट की बात करें 40% थी, वो टैक्स तो तीनों ही केसेस में देना ही देना पड़ेगा। फर्स्ट केस में आ रहा है 8 लाख का 40%, 3,20,000, 7,40,000 का 40%, 2,96,000, थर्ड केस में 8 लाख का 40%, 3,20,000। अब टैक्स देने के बाद जो अर्निंग्स बच गई हैं वो हैं 4,80,000, 4,44,000 और 4,80,000। नेक्स्ट, टैक्स देने के बाद हम पे करते हैं डिविडेंड, वो भी प्रेफरेंस शेयर्स को। तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए हमने देखा था कि थर्ड केस में है प्रेफरेंस डिविडेंड। 5 लाख हम शेयर इशू करते हैं, तो कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। 5 लाख का 12% आप फिर से निकालोगे तो वो हो जाएगा 60,000। तो अब हम डिविडेंड दे देंगे थर्ड केस में 60,000 रुपए का। बाकी का जो बच गया सारा का सारा प्रॉफिट किसके लिए बच जाता है, इक्विटी शेयर के लिए। फर्स्ट केस जिसमें हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे 4,80,000 बचा हुआ है, जिसमें हमने डेप्ट इशू किए थे उसमें 4,44,000 बच रहे हैं, और जिसमें हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किए थे उसमें 4,20,000 अर्निंग्स बच रही हैं। अब आप देखोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आउटस्टैंडिंग हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कंपनी के पास पहले से ही 2 लाख इक्विटी शेयर हैं। तो जब हम फर्स्ट केस देखेंगे जिसमें इक्विटी फाइनेंसिंग हमने और की है, जो बाकी के एक्स्ट्रा अमाउंट लगाना था 5 लाख, इसमें अगर हमने इक्विटी फाइनेंसिंग की है तो 2 लाख पहले के हो गए, 50,000 अब के शेयर हो गए। अगर हम सेकंड केस में बात करें, कोई हमने नए इशू नहीं किए हैं इक्विटी शेयर, तो पहले वाले 2 लाख हैं सिर्फ। अगर हम थर्ड केस की बात करते हैं तो इसमें भी हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, इक्विटी कोई नए शेयर इशू नहीं किए, तो पहले वाले 2 लाख रह जाएंगे। अब आप देखोगे ये जो 4,80,000 बच रहे थे फर्स्ट केस में, वो कितने शेयर्स में बच जाएंगे,
2,50,000 में, तो ईपीएस आ गया 1.92, 1.92, यानी कि हर एक इक्विटी शेयर को हम अर्निंग्स दे रहे हैं 1.92 की। दूसरे केस में जिसमें डेब्ट फाइनेंसिंग की थी, ये 4,44,000 जो बच गए थे वो 2 लाख इक्विटी शेयर में बच जाएंगे और ये उसका ईपीएस आ गया 2.22। इसी तरह से थर्ड केस में जो 4,20,000 बच रहे थे वो 2 लाख इक्विटी शेयर में बट गए, तो हमारे पास ईपीएस आ गया 2.1। अब आप इसमें खुद देख सकते हो, जिसमें डेब्ट फाइनेंसिंग थी उसमें सबसे ज्यादा ईपीएस है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स थी उसमें उससे कम है ईपीएस, ठीक है, और जिसमें हमने सिर्फ इक्विटी में ही पैसा लगा रखा है उसमें ईपीएस सबसे कम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है इस एग्जाम्पल से कि जब भी फर्म में डेब्ट फाइनेंसिंग होती है ईपीएस हाईएस्ट है, प्रेफरेंस फाइनेंसिंग है तो मीडियम है, और अगर ओनली इक्विटी अगर आप करते हैं तो ईपीएस आपका लोअर होगा, और यही ईपीएस ही है जो किसी फर्म की वैल्यू डिसाइड करता है। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।